ये इसमें उसने बोला वाला क्या चीज है, वो करने की क्यों जरूरत है हमको? आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट क्या आपको बड़ा पैसा कमा के देता है? जी बिल्कुल, 100% देता ही है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे भाई ले लो, जल्दी ले लो, नहीं तो देखो ये मौका निकल जाएगा हाथ से। इक्विटी फंड वाले हैं, वो पैसा अपना निकालने के लिए तो नहीं ला रहे हैं, और ये 3 दिनों के बाद में जब इन्वेस्ट हो जाएगा तो भाई 100 रुपए के 200 रुपए होने वाले हैं। कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये सही होगा कि नहीं होगा? देखिए मार्केट में, जय हिंद दोस्तों, ट्रेड एथिक्स के इस दूसरे वीडियो में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों को हमने ये कहते हुए सुना होगा कि आईपीओ में पैसा लगाकर, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए। कुछ लोगों को ऐसा भी सुना होगा कि उन्होंने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से उनका लॉस हुआ। बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई जरूर करते हैं लेकिन उनको एलोकेशन नहीं मिलता है। तो ये आईपीओ के बारे में एग्जैक्टली है क्या आम आदमी के लिए आईपीओ के अलग नियम है? क्या इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई या डीआईआई, उनके लिए कुछ अलग नियम है? तो इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। एंड आईपीओ के बारे में आपको एज ए इन्वेस्टर जितनी भी जानकारी जरूरी है वो पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, और वो भी एकदम सरल और आसान भाषा में। तो दोस्तों, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आईपीओ के नजदीक आपको लेके जाना चाहता हूं। एंड आज के इस वीडियो के बाद में आपको आईपीओ जब भी आता है तो आपके देखने का नजरिया उसके बारे में कंप्लीटली चेंज होने वाला है, ये पक्की बात है। तो दोस्तों, जानते हैं पहले आईपीओ मतलब क्या है। व्हाट इज आईपीओ? बट नेचुरल आप सब जानते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऐसा उसका फुल फॉर्म होता है। किसी भी कंपनी को जब पब्लिक एट लार्ज से, यानी आम आदमियों से जब फंड रेज करने होते हैं तो आईपीओ की जरूरत पड़ती है। कंपनी को पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होना और पब्लिक से फंड को इकट्ठा करना, ये पूरी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही आईपीओ कहा जाता है। दोस्तों, ये आईपीओ जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्या जरूरत है कंपनी को आईपीओ निकालने की? पहले उसके हम लोग देखते हैं कि ये फंडिंग के स्टेजेस क्या होते हैं, किस तरह से फंडिंग जो है वो कंपनीज को, किसी भी कंपनी को मिलती है। तो इनिशियल पीरियड में, शुरुआती दौर में, कंपनी खुद का फाइनेंस जो है वो खुद खड़ा करती है। जैसे जो कंपनी के प्रमोटर है वो अपनी सेविंग्स के माध्यम से या अपने फ्रेंड या रिलेटिव के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में दूसरे स्टेज में एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? तो टिपिकली ये एंजल इन्वेस्टर्स जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में, जब कंपनी स्टार्टअप में होती है, इक्विटी के बदले में या कन्वर्टेबल डिवेंचर के बदले में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये दूसरी स्टेज में नॉर्मली आते हैं। तो पहला हो गया सेल्फ फंडिंग, दूसरे हो गए एंजल इन्वेस्टर्स के माध्यम से, तीसरा जो है वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। सो ये वेंचर कैपिटल क्या करते हैं? तो ये भी एक प्राइवेट इक्विटी फंडिंग ही होती है। जनरली जो कंपनी शुरू होने के बाद में थोड़ा डिसेंट या अच्छा काम करती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा तैयार होता है, उनमें ये वेंचर कैपिटल थोड़े से बड़े पैमाने पर, यानी कि एंजल इन्वेस्टर से थोड़ा ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फंड जो है इन्वेस्ट करते हैं। चौथी चीज जो है वो आती है कि आईपीओ। नाउ आईपीओ में क्या होता है कि जब आईपीओ निकालना होता है कंपनी को, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब कंपनी को किसी इन्वेस्टर से, एक अकेले या वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर्स के पास से जो पैसा आ रहा है उससे बड़ा पैसा चाहिए। अगर उससे बड़ा पैसा रेज करना है तो कंपनी आईपीओ जो है उसको निकालती है। नॉर्मली जब आईपीओ निकलता है तो कंपनी ऑटोमेटिकली जो है वो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। नाउ आईपीओ इज द ऑप्शन टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। इतना एक शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि कंपनी को एक्सपांशन करना है। अब एक्सपांशन किस चीज के लिए करना है? हो सकता है कि उनको नया प्लांट लगाना हो, उसमें नई मशीनरी लगानी हो, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसको लाना हो, उनका सेल्स जो है उसका पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन उनको करना है, या फिर कोई R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनको शुरू करना है, या किसी एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर चीज के ऊपर उनको रिसर्च करना है। इसके लिए बड़े फंड्स की आवश्यकता होती है, और हो सकता है कि एक्सपांशन के लिए किसी कंपनी को फंड की जरूरत हो। दूसरी जो जरूरत होती है डिक्रीज इन डेप्थ, यानी कि जो भी कर्जे या बोरोइंग्स कंपनी ने किए हैं उनको कम करने के लिए कंपनी जो है वो मार्केट से पैसा उठाती है आईपीओ के माध्यम से। जैसे पुराने जो उनके कोई डेप्स होंगे उसको क्लियर करने के लिए, या फिर बहुत सारी कंपनियों के पास में एसेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ की कंपनी है और उनके पास में 1000 करोड़ के एसेट्स सब कुछ है, लेकिन लिक्विडिटी कम है।
तो हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको लिक्विडिटी की जरूरत हो, इसीलिए वो आईपीओ निकालते होंगे। या फिर जो पुराने वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनसे उनको एग्जिट करना है, या जो पुराने छोटे छोटे बोरोइंग्स उन्होंने प्राइवेट इक्विटी फंड से लिए हुए हैं उनसे उनको एग्जिट होना है, इसलिए हो सकता है कि वो फंड जो है उसको आईपीओ के माध्यम से खड़ा कर रहे हो। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है स्टेटस के लिए। देखिए किसी भी कंपनी को अगर बड़ा बनना है वो अपना ब्रांड तैयार करती है, तो आईपीओ ये एक स्टेटस का सिंबल भी माना जाता है। यानी उसके प्रमोटर्स है, उनका एम्बिशन हो सकता है कि भाई नहीं हम आईपीओ निकालेंगे, हमारा नाम और बड़ा हो जाएगा मार्केट में। एक ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है, या हो सकता है फ्यूचर का कोई प्लान हो, उसके चलते उनको आज आईपीओ निकालने की जरूरत लग रही है। तो जो भी इसका उद्देश्य हो उनका, आईपीओ निकलने से पहले जब भी डिक्लेरेशंस होते हैं तब ये उसका जो कारण है वो क्लियर कट वो कंपनी डिक्लेयर करती है। आगे जाते हैं दोस्तों, अब इसमें प्रोसेस कैसी होती है, तो बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस होते हैं, जैसे एनएसई, बीएसई, सेबी, इन सब के पास में बहुत सारी उनको क्लियरेंस लगती है। तो उसके लिए जितने भी कॉम्प्लायंसेस है, फाइलिंग है, वो पूरा किया जाता है। अब इस डिटेल में मैं आज नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरा आज का उद्देश्य ये है कि जो कॉमन इन्वेस्टर है यानी रिटेल इन्वेस्टर है, जितने जरूरी चीजें हैं जो उनको जाननी चाहिए इस वीडियो में समझाने वाला। तो इसमें एक चीज होती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो कंपनी और मर्चेंट बैंकर इन दोनों के बीच में होता है ना। व्हाट इज मर्चेंट बैंकर? मर्चेंट बैंकर देखिए, किसी भी आईपीओ को निकालने से पहले कंपनी उनको एक बैंकर को अप्रोच करना पड़ता है, और ये कंपनी और बैंकर इनके बीच में ये आरएचपी यानी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो तैयार होता है। ये डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल में इस डॉक्यूमेंट्स में आती है। सबसे पहले आता है बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी, बिजनेस क्या है, कैसा है, कब शुरू हुआ, वगैरह वगैरह सब चीजें। प्रमोटर्स की जानकारी, प्रमोटर के बारे में उन्होंने आज तक क्या क्या किया है, ये सब चीजें जो है वो पूरी उनकी भी जानकारी प्रमोटर्स के बारे में इस आरएचपी में होती है। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है मार्केट में, और इसी तरह की कौन से बिजनेसेस है और जिसमें ये कंपनी क्यों ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है उसमें होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि कैसे अब तक पैसे रेज हुए हैं, किस तरह से उस पैसों का इस्तेमाल हुआ है, कंपनी ने उस पैसे से कैसी ग्रोथ की है, ये सब चीजें जो है वो इसमें हमको डिटेल में देखने मिलती है। हो सकता है कंपनी को कोई प्लांट लगाना हो नया वाला, कोई नई फैक्ट्री शुरू करनी हो, तो ये सब फ्यूचर प्लानिंग जो है आरएचपी जो है उसमें आते हैं। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में रिस्क और चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी जो है वो आरएचपी में हमको मिलती है। 5 वर्ष में, पिछले 3 वर्ष में कंपनी ने किस तरह से ग्रोथ की है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहे हैं, वो सब चीजें जो है इसमें हमको देखने के लिए मिलती है। सो आगे चलते हैं, प्राइसिंग के बारे में समझते हैं। किसी कंपनी को मार्केट से चाहिए 1000 करोड़, यानी कि उनको 1000 करोड़ का आईपीओ जो है वो निकालना है, और उन्होंने पर शेयर की कीमत जो है वो तकरीबन 100 रुपए रखी है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 1000 करोड़ डिवाइड बाय 100 रुपए, यानी कि 10 करोड़ शेयर टोटल हुए। इसका मतलब ये हो गया कि इश्यू साइज जो है वो इस पर्टिकुलर आईपीओ का हो गया 1000 करोड़। इश्यू प्राइस पर शेयर जो है वो होगी 100। अब नॉर्मली ये जो प्राइस होती है वो बैंड में होती है, प्राइस बैंड कहा जाता है उसको। तो फिक्स भी होता है या फिर बैंड में भी होती है प्राइस, पर नॉर्मली बैंड में रखते हैं, जैसे 90 से 100 रुपए। उसके बाद में लॉट साइज तय की जाती है, मतलब अगर आप चाहेंगे कि मैं मान लीजिए 100 रुपए के 10 शेयर मुझे खरीदने हैं तो खरीद सकता हूं क्या, तो नहीं खरीद सकता। आपको पर्टिकुलर जो लॉट साइज एलोकेट की जाती है वो कम से कम एक लॉट जो लेना पड़ता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने रखा है कि भाई 150 शेयर्स का एक लॉट है, एक शेयर की कीमत अगर 100 रुपए हम पकड़ के चल रहे हैं, यानी कि 15,000 रुपए, 150 इंटू 100, 15,000 रुपए की मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी एक लॉट के लिए। ऐसे आप मल्टीपल लॉट्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। सो नाउ इसका अलॉटमेंट पैटर्न कैसे हो, मतलब जो 100% शेयर्स है उसमें से कितने रिटेल को जाते हैं या बाकी लोगों को कितने जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं जिसको QIB कहा जाता है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं या म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या फिर DIs होते हैं। तो इन सब को जो है वो 40 to 45% एलोकेशन होता है। देन 10 to 15% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इंडिविजुअल बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए ये रखा जाता है। एंड देन 30 to 35% जो शेयर है वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो है वो एलोकेट
होते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में आजकल सेबी ने जो है वो काफी आसान बना दिया है। सो डायरेक्ट ब्रोकर अप्रोच जो है वो भी अभी शुरू किया हुआ है। देन टाइमलाइन होती है हर चीज के लिए, जैसे इशू जो है वो 3 से 5 दिनों तक ओपन होता है, तो उसके बाद में फिर तकरीबन 3 दिनों के अंदर जो है वो इशू लिस्ट हो जाता है यानी कि स्टॉक मार्केट में आ जाता है। इन 3 दिनों में कंपनी जिन्होंने एप्लीकेशन किए उनके एप्लीकेशन चेक करती है, उसके हिसाब से उनको अलॉटमेंट करती है, जिनको अलॉटमेंट नहीं होता है उनको रिफंड किया जाता है। ये पूरी प्रोसेस 3 दिन में कंपनी खत्म करती है। देन आता है पेमेंट जैसे मैंने आपको कहा कि काफी इजी हुआ है। आज के डेट में आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर एएसबीए जो है यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये क्या होता था पहले, आजकल भी होता है कि अगर मान लीजिए 15,000 रुपए का एक लॉट आपको खरीदना है तो आपके बैंक अकाउंट में आपके 15,000 रुपए जो है वो ब्लॉक किए जाते थे या फ्रीज किए जाते थे। अगर आपको एलोकेशन हो गया, आपके नाम पे अलॉटमेंट हो रहे, तो उसी वक्त में ये जो पैसे है एक्चुअली आपके अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होते थे। अगर आपको एलोकेशन नहीं हुआ तो वो जो ब्लॉक किया हुआ है उसको सिर्फ अनब्लॉक करना है, वापस ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं रहती है, तो उसको एसबीए ट्रांजैक्शन कहते हैं। बट आजकल तो यूपीआई से चलता है सब कुछ, इसीलिए उसकी भी कोई जरूरत नहीं रहती। इन सब चीजों के ऊपर, इन सब प्रोसेस के ऊपर बहुत बारीकी से सेबी और मर्चेंट बैंकर का मॉनिटरिंग होता है और इसीलिए ये जो चीजें हैं विदाउट एनी हर्डल कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब रिस्क और बेनिफिट हम लोग दोनों देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं बेनिफिट क्या है, मतलब किसी भी आईपीओ के बेनिफिट्स हमको क्या मिल सकते हैं। तो पहला बेनिफिट हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन न्यू कंपनी। देखो कंपनी अभी आ रही है, नई कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंपनी दिन ब दिन ग्रो करेगी, वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ग्रो करेगी। जाहिर है कि जब कंपनी शुरुआती दौर में, जैसे ही शेयर मार्केट में कंपनी आ रही है, अगर आप उसमें हिस्सेदारी भागीदारी आपकी है तो आपको लोएस्ट प्राइस में शेयर मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। नाउ गेट लिस्टिंग गेन, यानी कि आपने मान लीजिए 100 रुपए का शेयर लिया था और जब भी लिस्टिंग हुआ वो लिस्टिंग ही 125 से हो गया, तो 25 रुपए का गेन आपको एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ही हुआ है। इसके बाद में ओनरशिप फील आता है, यानी कि जैसे कंपनी की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें वोटिंग राइट्स आपको प्राप्त होते हैं। कंपनी के बारे में जो फाइनेंशियल्स या और डिटेल्स है वो वेरीफाइड बाय सेबी एंड बैंकर्स होते हैं, तो ये थोड़ी सुकून वाली बात है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, इसमें हम कंपनी के बारे में पूरा का पूरा जानकारी जो है एट अ टाइम एक पेपर में पा सकते हैं। आगे देखते हैं कि रिस्क क्या है। सबसे पहले रिस्क है कि भाई आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन अलॉटमेंट हुआ ही नहीं आपको, सो नो अलॉटमेंट की रिस्क है नंबर 1। अगर मान लीजिए कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर है तो लोगों ने 20 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया हो, तो अब सबको तो दे नहीं सकते, तो उसमें से जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ये अलॉटमेंट होता है और उस तरह से आपको या तो अलॉटमेंट होगा या तो नहीं होगा। सो देयर इज ऑलवेज अ नो अलॉटमेंट रिस्क। ये भी हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ओपन एट लोअर प्राइस, ये रिस्क है। 100 रुपए को आपने लिया और आप ओपन होने के वक्त में ही वो 90 रुपीज को ओपन हुआ, तो क्या करें, तो क्या नहीं, उतना लॉस है वो आप लेके आपको या तो रुकना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा। तीसरी चीज है मेक विट इन लॉसेस। इसमें एक चीज अच्छी है, देखो दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता है कि 100 रुपए का स्टॉक जो है यानी 100 रुपए का जो आईपीओ था वो डायरेक्टली 0 रुपीज पे ओपन होगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो आप जैसे ही 10% नीचे स्टॉक आता है तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, दैट इज अ चांस ऑलवेज फॉर यू। अब 2 तरह के आईपीओ होते हैं, ये आप समझ लीजिए। एक पहला होता है मेन बोर्ड आईपीओ और दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ ये छोटी छोटी कंपनियां होती है जो एसएमई सेक्टर में ही रजिस्टर होती है और उनका जो आईपीओ है वो भी एसएमई आईपीओ करके ही कहलाया जाता है। नाउ टोटल 2025 में मेन बोर्ड में 106 आईपीओ आए हैं और एसएमई आईपीओ में 259 मतलब 259 आईपीओ जो है वो टोटल एसएमई के आए हुए हैं। टोटल कैपिटल जो रेज्ड हुआ है वो 1.95 लाख करोड़ रुपीस का टोटल आईपीओ यानी कैपिटल जो है वो रेज्ड हुआ है। उसमें से 94% जो है वो मेन बोर्ड जो आईपीओ होते हैं उनमें आए हुए हैं और 6% मात्र 6%। इसीलिए मैंने कहा आपको कि इसमें छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं, इसीलिए उसका ज्यादा मार्केट में आते भी नहीं है। मेन जो आते हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ ही मार्केट में हमको सुनाई देते हैं। ये भी देखना हमको जरूरी है कि जो 2025 में आईपीओ टोटल आया है, मेन बोर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, ओनली 1 आउट ऑफ 6 इसने सीरियस वेल्थ क्रिएट की है। नाउ एक कंपैरिजन देखते हैं कि 2024 में और 25 में किस तरह पे आईपीओ का टोटल हिस्ट्री रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आईपीओ 2024 में आए थे 90 और 2025 में आए 106। टोटल फंड जो रेज हुए हैं 2024 में 1,60,000 करोड़ रुपए और 2025 में 1,71,000 करोड़ जो है इकट्ठा हुए हैं।
लार्ज मेन बोर्ड आईपीओ कौन सा था? तो 2024 में हुंडई मोटर्स का सबसे बड़ा आईपीओ आया था, जो था 27,859 करोड़ रुपए का। और वही 2025 में टाटा कैपिटल का आईपीओ आया था, वो था 15,512 करोड़ रुपए का। और लोएस्ट यानी स्मॉल मेन बोर्ड आईपीओ कौन सा था? तो विभोर ट्यूब्स का 2024 में 72 करोड़ रुपए का था, और 2025 में जिन कुशल इंडस्ट्रीज उसका 116 करोड़ रुपए का। नाउ परफॉर्मिंग ऑफ मेन बोर्ड आईपीओ कैसे है? ये परफॉर्मेंस मैंने आईपीओ शुरू होने के बाद तकरीबन 6 महीने तक का इसमें लिया हुआ है। तो ये कंपनी थी स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, इन्होंने 150% का ग्रोथ दिया है 6 महीने में। उसके बाद में आदित्य इन्फोटेक का आईपीओ आया था, उसने 6 महीने के अंदर 130% का ग्रोथ जो है वो दिया है। एथर एनर्जी 100% ग्रोथ दिया हुआ है। उसके बाद में बेलराइज इंडस्ट्रीज ने 78% का ग्रोथ दिया हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है मैंने आपको दिए हुए हैं। अब आईपीओ सक्सेस रेशियो जो है उसकी रियलिटी एक चेक करना हमको जरूरी है, क्योंकि आईपीओ के बारे में बहुत सारे भ्रम है मार्केट में। अब ये भ्रम बहुत सारे लोगों के आज टूटने वाले हैं। अब देखिए, जितना भी आईपीओ आता है उसमें से मात्र 15% वो स्ट्रॉन्ग गेन देते हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड गेन्स जिसको कहा जाता है वो देते हैं। उसी तरह से मॉडरेट गेन जिसको हम कहेंगे वो तकरीबन 30% आईपीओ की मिले। 2025 की बात हो रही है। तकरीबन 55% ऐसे आईपीओ है जिनको या तो फ्लैट गेन हुआ है या तो दोस्तों नेगेटिव गेन हुआ है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। सिर्फ आईपीओ के पीछे भाग के कुछ नहीं होगा भाई साहब। आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या है और फिगर्स क्या बोल रही है। राइट, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। व्हेन आईपीओ पार्टिसिपेशन मेक सेंस, आईपीओ में पार्टिसिपेशन करना कब ठीक रहेगा? बगैर आगे पीछे देखे, बगैर स्टडी किए ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना यही सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो वो भी कौन करेगा? जो स्किल्ड इन्वेस्टर्स है वो। तो इसीलिए मैंने यहां पर कहा है कि ब्लाइंड आईपीओ इन्वेस्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड एंड सिलेक्टिव आईपीओ इन्वेस्टिंग इज रिकमेंडेड ओनली फॉर स्किल्ड इन्वेस्टर्स। अब आज के इस वीडियो के बाद में आप भी स्किल्ड इन्वेस्टर होने वाले हैं, इस बात के ऊपर भरोसा रखिए। उतनी जानकारी आज मैं सरल भाषा में आपको देने ही वाला हूं। तो जैसे मैंने कहा था कि आईपीओ पार्टिसिपेशन में भाग लेना कब ठीक रहेगा, तो उसके बारे में ये 5 रीजंस है, इसको हमको समझना जरूरी है। पहली चीज, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होना चाहिए उस कंपनी का जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। यानी उसमें कोई वो कंपनी पॉइनर टाइप की कंपनी होनी चाहिए किसी चीज में। कोई ग्लू बना रही है जो मार्केट में और बहुत ही कम कंपनियां बना रही है, या उनके पास में ऐसी कोई टेक्निक है जो टेक्निक बाकी और कंपनियों के पास में तकरीबन नहीं है या बहुत कम पैमाने में है। इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होना चाहिए उनका। अब ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है कि नहीं है, ये कहां पता चलेगा हमको? आरएचपी में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वो हमको पता चलेगा। देन रीजनेबल वैल्यूएशन होना चाहिए। इसलिए ये भी देखना जरूरी है हमको कि जो स्टॉक हम लोग आईपीओ में लेने वाले हैं वो रीजनल वैल्यूएशन के ऊपर है या नहीं है। उसके बाद में है कि लो ओएफएस कंपोनेंट। ओएफएस कंपोनेंट क्या है? ऑफर क्या किया गया है सेल्स के लिए, वो प्राइस, यानी कि भाई रीजनेबल वैल्यूएशन के नजदीकी हम लोग आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसकी इनिशियल ऑफरिंग जो है वही थोड़ी ज्यादा है तो हमको वहां पर लेकिन बढ़ने के लिए ज्यादा देर इंतजार करना पड़ेगा। देन आता है ग्रोथ विजिबिलिटी इज हाई। हमको तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी हाई हो। कभी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के वक्त में आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग का माइंडसेट रखना चाहिए। ये रातों रात वाला मामला नहीं है। होता है, मतलब लिस्टिंग डबल प्राइस ट्रिपल प्राइस के ऊपर भी होती है, वो भी देखा गया मार्केट में, बट दैट इज नॉट अ रेगुलर पैटर्न। एक शेयर है जो अभी मार्केट में आया है और वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। इस बात की मानसिक तैयारी करके अगर हम लोग आईपीओ में उतरेंगे तो भाई साहब तकलीफ भी कम होगी और पैसा भी ठीक तरह से हमारा ग्रो होगा। नाउ आईपीओ इन्वेस्टिंग इज नॉट अ शॉर्टकट टू वेल्थ। वही मैं भी कह रहा था आपको, इट इज एट रिस्क लेवल। ये हाई रिस्क वाला मामला है आईपीओ, ये बात समझिए। लो प्रोडक्टिविटी सेगमेंट मतलब क्या है कि नॉर्मली जब कोई शेयर 5 साल 10 साल पुराना है और वो अभी मान लीजिए 500 रुपए के ऊपर है, तो आगे हम लोग ये बता सकते हैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके, थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करके कि भाई ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, उसको कहाँ सपोर्ट है, वो कहां तक ऊपर जा सकता है अगर जाएगा तो। बट जब नया आईपीओ आता है तो उसका कोई चार्ट ही बना हुआ नहीं है, वो पहले ही क्लिक के ऊपर आपके सामने आया हुआ है, तो उसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये सब देख ही नहीं सकते हम लोग। इसीलिए उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब फाइनल हम लोग एक सिनॉप्सिस देखते हैं कि इज आईपीओ इन्वेस्टिंग गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये सही होगा कि नहीं होगा। देखिए मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि
रिटेल इन्वेस्टर्स और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनके बीच में हमेशा फाइट चलती रहती है। और ये फाइट में नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े पैसे लेके बैठती हैं, आप और मैं कितने पैसे लेकर बैठेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए। बट ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ रुपए लेके बैठते हैं ट्रेडिंग के लिए। बट नेचर उनकी जो मूव होती है उसके ऊपर मार्केट मूव करता है। तो ये समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ इन्वेस्टिंग कैसा रहेगा। सो आईपीओ इन्वेस्टिंग इज नॉट इनहेरिटेंटली बैड, ये बात समझिएगा, बट इट इज नॉट एन आइडियल प्राइमरी स्ट्रैटेजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ये आईपीओ इन्वेस्टिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी करके इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। इसको हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, उसी के बाद में हम लोग उतर सकते हैं। और ये मौका हमको लेना पड़ेगा कभी कभी जब मिलता है तब। ये हमेशा हर आईपीओ में इस तरह से नहीं हो पाया। सो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी, नॉट अ रेगुलर वेल्थ बिल्डिंग मेथड। ये एक सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी है। रेगुलर हम लोग हर आईपीओ में इसमें पैसा बनाएंगे, इस तरह से लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो लॉजिकल रियलिटी ऑफ आईपीओ क्या है? एन आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग is the first time company sells its share to the public. For retail investors, it appears attractive because retail investor को attractive करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। इजी पार्टिसिपेशन होता है। इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए हमको कोई बहुत ज्यादा फॉर्म्स भरने हैं और प्रूफ देने हैं, ये वो कुछ नहीं, इजी होता है। मैंने जैसे कहा कि आजकल ब्रोकर के पास में आप डायरेक्टली आपका जो ब्रोकर है उससे भी आप आईपीओ में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, नॉर्मली 12-15 हजार रुपए पर लॉट के हिसाब से ही कैलकुलेशन होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर के जेब में हाथ डालना एकदम आसान काम है, वो है 12-15 हजार। लो कैपिटल होता है, इसलिए अट्रैक्शन होता है लोगों को, चलो डाल के देखते हैं क्या होगा। 15,000 रुपये ज्यादा थोड़ी डाल रहा हूं। बट आप देखो 15,000 एक का नहीं है, हजारों लोगों के 15-15 हजार रुपए। अब समझो कंपनी को जो चाहिए वो तो मिलता ही मिलता है, वो कहीं नहीं जाता है। आईपीओ आने से पहले आप देखेंगे टीवी के ऊपर इंटरव्यूज आते हैं, उसके बाद में जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग फर्म्स है वो उनके बारे में प्रेडिक्शंस देते हैं। एक हाइप क्रिएट की जाती है मार्केट में आईपीओ को लाने से पहले, एंड देन लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो ग्रे मार्केट में रेट्स चलते हैं। कोई बोलता है 150 से ओपन होगा, कोई बोलता है 175 से ओपन होगा। और ये उछाल होता ही इसलिए है ताकि रिटेल जो है वो ट्रेडर्स वहां पर अट्रैक्ट हो। अब देखते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या है। आईपीओ इन्वेस्टिंग किसने डोमिनेट किया हुआ है इस इंडस्ट्री को? सबसे पहली चीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक है उनका डोमिनेट किया हुआ सेक्टर है ये। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स है या फिर एंकर इन्वेस्टर्स है। ये सब जो है इनको हमसे, आपसे और मुझसे ज्यादा सच्चाई मालूम है उस आईपीओ के बारे में। स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये क्या है? व्हाट इंस्टीट्यूट्स हैव, इंस्टीट्यूट्स जो बड़े बड़े पैसे लेके बैठे हैं उनके हाथ में क्या क्या है, उनके पास क्या है? सबसे पहली चीज डीप फाइनेंशियल एक्सेस है उनके पास में। मैनेजमेंट इंटरेक्शन है, वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, वहां पर जाकर उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, कंपनी की बाकी जानकारी ऑन द स्पॉट जगह पर जाकर के ले सकते हैं। देन इंडस्ट्री में जो इंटेलिजेंस है उसका फायदा होता है उनको, इंडस्ट्री के इंटेलिजेंस का, क्योंकि वो एज बिकॉज दे हैव गॉट ऑल टाइप ऑफ सेटअप्स। आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या फोरकास्ट हो सकता है इसका मॉडल उनके पास होता है। वही अगर रिटेलर की बात करें तो रिटेलर जो है मेनली किन चीजों के ऊपर रिलाय होता है? पहला होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा मीडिया में जो ओपिनियंस आते हैं उसके बारे में वो चर्चा करता है। दो लोग टीवी में आके बैठते हैं या पॉडकास्ट में बैठते हैं, एक अच्छी बात करता है, एक सवाल पूछता है, तो ये सब तकरीबन तय होता है। मतलब इसमें कोई मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप पता है, आप जानकार लोग हैं। प्रीमियम उछलता रहता है ग्रे मार्केट में, जिससे एक माहौल तैयार होता है और उसी माहौल के चलते रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आइदर ही टेक्स अ डिसीजन टू इन्वेस्ट और ही डोंट टेक द डिसीजन टू इन्वेस्ट। फिर सोशल मीडिया में हाइप की जाती है, कुछ रील्स चलाई जाती है, कुछ वीडियोस जो है उसको शूट करके सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब चीजों में डाला जाता है और एक माहौल रिटेलर्स के लिए तैयार किया जाता है। इंस्टीट्यूशन को जो जानकारी मिलती है और रिटेलर्स को जानकारी मिलती है उसमें मैसिव नॉलेज गैप होता है। नाउ हाउ वैल्यूएशन रिस्क वर्क, अब देखिए कि मेनी आईपीओज आर एग्रेसिवली प्राइस्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्राइस ज्यादा है तो हमको ये देखना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब कुछ आईपीओज होते हैं जो बुलिश मार्केट साइकिल्स में जो है वो लॉन्च होते हैं। ऐसा हो सकता है कि बुलिश मार्केट में एंड के ऊपर अगर ये आईपीओ आता है तो आप हायर प्राइस में खरीदेंगे। स्ट्रक्चर टू गिव एग्जिट फ्रॉम प्रोमोटर्स एंड पी फंड्स, ये देखना जरूरी है
क्या ये जो आईपीओ है वो प्रोमोटर्स अपना पैसा निकालने के लिए, इक्विटी फंड वाले हैं वो पैसा अपना निकालने के लिए तो नहीं ला रहे हैं, ये भी हमको देखना जरूरी होता है। सो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कि अपसाइड बिकम्स लिमिटेड एंड डाउनसाइड बिकम्स लार्ज। लिमिटेड पीरियड के लिए वो थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद में वो धड़ाम से नीचे आएगा। फिर नीचे का हमको पता नहीं होगा कि कितना नीचे आएगा। इसके बाद में हमको देखना है कि साइकोलॉजिकल ट्रैप इन आईपीओ इन्वेस्टिंग बट नेचुरल रिटेलर्स के लिए होता है। फीड क्या करते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे भाई ले लो, जल्दी ले लो, नहीं तो देखो ये मौका निकल जाएगा हाथ से। ऐसी इमरजेंसी क्रिएट की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। लॉटरी का माइंडसेट होता है ये कि मैं अगर आज लूंगा और ये 3 दिनों के बाद में जब ये लिस्ट हो जाएगा तो भाई 100 रुपए के 200 रुपए होने वाले हैं। इस तरह का जो है हाइप किया जाता है, लॉटरी माइंडसेट बनाया जाता है और शॉर्टकट मेंटालिटी जो है तैयार की जाती है कि मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करके 10 साल 5 साल रुकने से अच्छा है कि आईपीओ अगर लूंगा तो आईपीओ में इमीडिएट लिस्टिंग गेन मुझे मिल जाएगा और मेरा पैसा जो है वो मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? ओवर एप्लीकेशन होते हैं। लॉट का एक एप्लीकेशन करने वाला हूं तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं काम करता हूं थोड़ा यहां वहां से करके 45,000 कर देता हूं, 3 लॉट ले लेता हूं। ब्लाइंड इन्वेस्टिंग होता है एंड इमोशनल डिसीजन मेकिंग होता है। एंड इन स्टॉक मार्केट जहां भी आप इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल डिसीजंस करोगे तो भाई साहब ये पक्का है कि आपका नुकसान होने वाला है। सो इसका रिजल्ट ये होता है कि आईपीओ हाइप ट्रेन्स पीपल टू गैम्बल नॉट टू इन्वेस्ट। हाइप करने से क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताने से क्या होता है कि उसको एक गैम्बलिंग का स्वरूप आ जाता है। इन्वेस्टमेंट का स्वरूप नहीं। इन्वेस्टमेंट ये आराम से करने वाली चीज है। इन्वेस्टमेंट ये सोच समझ के, स्टडी करके और उसकी पूरी जानकारी करके करने वाली चीज जो है। आपको गैम्बलिंग माइंडसेट का बनाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाएगी। इससे बचना जरूरी है अगर आप आईपीओ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो। नाउ लेट्स सी कि एज ट्रेड एथिक्स व्हाट इज आवर रोल इनटू इट। नंबर 1 चीज, इथिकल एंड लॉजिकल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। सो प्राइमरी वेल्थ क्रिएशन के टूल्स जो है वो और भी हो सकते हैं, वो सिर्फ आईपीओ नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग करके आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और आराम से कमा सकते हो, कम से कम रिस्क में कमा सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो बहुत बड़ी वेल्थ जो है वो खड़ी हो सकती है। जितने भी इन्वेस्टर्स आज हम उदाहरण देखते हैं, राकेश झुनझुनवाला हो गया, दमानिया जी हो गए, ये रातों रात अमीर नहीं हुए हैं फ्रेंड्स। इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ये रुके हैं और फिर उनको बड़े गेन्स हुए हैं। ये बात समझनी जरूरी है। स्टॉक मार्केट क्या आपको बड़ा पैसा कमा के देता है? जी बिल्कुल, 100% देता ही है। बट फिर वो पाने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ समझना जरूरी है, कुछ स्टडी करना जरूरी है और ये स्टडी अगर आप करेंगे तो 100% आप भी अच्छा पैसा जो है इसमें कमा सकते हैं। और फिर ये जो आईपीओ इन्वेस्टिंग है जिसके बारे में आज हमने वीडियो बनाया है, ये एक अपॉर्चुनिटी करके लेना चाहिए। जब भी मिलेगी तब लेंगे, जब नहीं मिलेगी तो हमारा रेगुलर स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके हम अच्छा वेल्थ जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं ट्रेड इथिक्स की तरफ से कुछ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस आपको करना चाहूंगा। सबसे पहले व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हर आईपीओ में अप्लाई करना बंद करो भाई साहब। 55% ऑफ आईपीओ जो है वो या तो वहीं पे रहते हैं या निगेटिव प्राइस जाते हैं 6-8 महीने में। इसीलिए आईपीओ आया और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसा मत जाओ। उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद में हर आईपीओ के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे एंड देन वी विल टेक अ डिसीजन कि हमको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो, सिर्फ कंपनी जेन्युइन होने से कुछ नहीं होता है। हो सकता है कंपनी जेन्युइन हो सकता है कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के पास में उतना बढ़िया फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। इसीलिए लिस्टिंग होने के बाद भी कंपनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर जाके वापस नीचे आ सकती है। इसीलिए स्टडी होना जरूरी है। ये भी हमको नहीं करना है। ग्रे मार्केट में प्राइस दिखाई दे रही है और हम उसको करो, अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया। बढ़ा नहीं है, वो सिर्फ चर्चा है। वो चर्चा आप ही को भ्रमित करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही है। इस बात को समझिए। जैसे मैंने बताया कि हाइप हुई है तो चलो यार, इसने बोला उसने बोला, ये इसने उसने बोला वाला क्या चीज होती है? वो करने की क्यों जरूरत है हमको जब पेपर के ऊपर चीजें दिखाई देगी, हमको जब फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ने को मिलेगी, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपने तुरंत आईपीओ को अप्लाई किया तो भी और नहीं भी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू बी सेम। इसीलिए फर्स्ट लेट अस स्टडी डीपली एंड देन वी विल गो फॉर इट। कोई कितना भी कहे, बट देखो मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। अगर छोटा आईपीओ है तो दैट कैन बी मैनेजेबल बाय वन इन्वेस्टर इटसेल्फ। अगर बड़ा इन्वेस्टर आता है कोई तो वो अकेला मैनेज कर सकता है उन सब चीजों को। इतना उससे डबल पैसा उसके पास में होता है।
तो इसीलिए हम कोई गारंटेड लिस्टिंग इसी रेट के ऊपर होगा इसके पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि उस तरह से होता नहीं है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने किसी प्रोग्राम में सुना था कि किसी को रोज एक मछली पकड़ के खिलाने की जगह अगर उसको मछली कैसे पकड़ते ये सिखा दोगे तो वो अपना अपना पकड़ भी लेगा और खा भी लेगा, उसका पेट पानी चलता रहेगा। ट्रेडिंग स्किल है, उसको अगर एक बार आपने सीख लिया, देखिए एक बार आपने कभी तो भी बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, या तो कभी तो भी आपने तैरना सीखा था। अब बहुत सारे साल बीच में आप न साइकिल चलाए न तैरने के लिए जा पाएगा, क्योंकि आप बिजी हो गए अपने अपने करियर में। तो अगर आज मैं आपको पानी में ढकेल दूं तो क्या आप तैरोगे या नहीं तैरोगे? अगर आज मैं कहूं कि साइकिल पर एक राउंड मार के मुझे दिखाओ तो आप मार सकते कि नहीं मार सकते? गिर जाओगे। ये स्किल है, एक बार अगर आपने उसको सीख ली तो वो जिंदगी भर आपकी है। ट्रेड इथिक्स के चैनल में भी मैं यही चीज को फॉलो कर रहा हूं कि हम लोग हर चीज आपको सिखाने के पीछे है, ना ही देने के पीछे, ना ही टिप्स देने के पीछे, ना ही कॉल देने के पीछे। टिप्स कॉल जैसा कोई काम इस चैनल के ऊपर हम नहीं करने वाले। दूसरी चीज, हर चीज इस चैनल के ऊपर जो मिलेगी आपको वो कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है। यहाँ पर किसी भी चीज के आपको पैसे नहीं लगने वाले। ये चैनल आपका है, मेरा नहीं है। हम सबका मिलके हम सब उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए ही बढ़ाने वाले, राइट। लर्न मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ते हो उसको आप देखिए। आपको हर हफ्ते में, हर 15 दिन में कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट होता रहेगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में काम करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म के क्वालिटी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा गेन आपको होता रहेगा। एंड अप्लाई ओनली इन हाई कन्विक्शन आईपीओ। जैसे मैंने कहा, इसको अपॉर्चुनिटी के जैसा हम लेंगे। अब मित्रों, इतनी सारी बातें हमारी आईपीओ के बारे में हुई है। विषय वैसा बड़ा है, मैंने उसको शॉर्टकट में और जितना आपको जरूरी है डिसीजन लेने के लिए उतना ही बोलने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगर आपकी इच्छा हो और आप चाहते हैं कि जो करंट आईपीओ आ रहे हैं मार्केट में उसके बारे में भी मैं एनालिसिस करके आपके सामने रखूं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है। दोस्तों, ट्रेड इथिक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और कुछ वीडियो आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आ रहे हैं जिसका काम अभी मेरा चल रहा है। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द, जैसे मैंने पहले भी डिक्लेयर किया था कि हम लोग एक टेलीग्राम चैनल को शुरू कर रहे हैं। इस टेलीग्राम चैनल में क्या होगा, उसमें कॉल्स नहीं देंगे, टिप्स नहीं देंगे, आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, ये बात जरूर होगी उसमें कि एनालिसिस होगा, उसके बाद में उस स्टॉक को लेना है कि नहीं लेना है, इट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन। या हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग हो जो काफी सालों से ट्रेडिंग में हो और उनको अच्छा खासा अनुभव हो, वो अगर कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, वो अगर ये जो एजुकेशन का हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है इसमें अगर आप भी कुछ हिस्सेदारी देना चाहते हो अपनी, तो आप भी वहां पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ स्टॉक्स रिकमेंड कर सकते हो। बशर्ते मैं चाहूंगा कि कोई स्कैल्पिंग वाली चीजें जो है वहां पर वो हमको वहां नहीं डालनी। हालांकि चैनल जिस दिन शुरू होगा वहां पर मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा या फिर मैं प्रॉपरली टर्म्स एंड कंडीशन लिखकर भी वहां पर दूंगा किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि ये जो एजुकेशन की पवित्रता जो है उसको हमको डिस्टर्ब नहीं कर, राइट। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इस वीडियो में अगर लगा कि कुछ कंटेंट आपको अच्छे मिले हैं तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।